बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज वर्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्क यानी काम जो है उसको अक्सर हम जो है वो दो तरीक़ों से समझते हैं। एक है फ़िज़िकल और एक मेंटल एफ़र्ट। फ़िज़िकल एफ़र्ट वो जो आप अपनी बॉडी से करें, फ़ोर्स लगा कर, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगाता हूँ, रखता हूँ, तो ये होगी फ़िज़िकल एफ़र्ट। लेकिन जब आप अपने दिमाग में कुछ बातें सोच रहे होते हैं, आप कोई मिसाल के तौर पे मैथमेटिकल कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग उस वक्त काम कर रहा होता है, तो वो होती है मेंटल एफ़र्ट या मेंटल वर्क डन। तो इन दो तरह के वर्क डन्स को हम अपनी लाइफ के अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर वर्क डन कुछ और चीज़। अच्छा, फ़िज़िक्स में वर्क डन के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब इनके रिलेशन को भी हम इंशाल्लाह आगे जाके बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनका क्या रोल है वर्क डन के अंदर, ये भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि फ़ोर्स मतलब वो है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जाती है उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है एक, तो इसके ऊपर जब मैं फ़ोर्स लगाऊंगा इस तरह से, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया। तो ये वर्क डन के अंदर फ़ोर्स होगी। और डिस्प्लेसमेंट के वो फ़ोर्स जब हमने लगाई तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट। तो इन दो चीज़ों के रिलेशन को इंशाल्लाह हम आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने के बाद जितना डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। स्टूडेंट्स, वर्क डन को हम आगे मज़ीद अच्छे से समझने के लिए डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? तो इसको मैं आपको एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये मेरे पास पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। तो ये एक ही जितने डिस्प्लेसमेंट में जो है, एक ही जितने टाइम के अंदर एक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए थोड़ी कम फोर्स लगाएं और कुछ टाइम के लिए इस तरह थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा दें, तो फोर्स जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी करने लग जाएगी, यानी वो वेरिएबल फोर्स हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर एक टाइम के अंदर एक ही जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो कांस्टेंट फोर्स होगी। तो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चाहे हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए के ऊपर और उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एफ जो है वो अप्लाई हो रही है और उसको पुल कर रही है एंगल थीटा से इस डायरेक्शन के अंदर। जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स अप्लाई होने के बाद पोजीशन ए से डी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए पोजीशन बी के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से हम एफ़ और डी के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकालेंगे। तो फिज़िक्स के अंदर हम वर्क डन को डिफ़ाइन करते हैं एज अ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो एरोज़ ऊपर लगे हैं ये बता रहे हैं कि फ़ोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, जबकि ये डॉट जो है ये स्केलर प्रोडक्ट को शो करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को मिलाकर एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है जो कि वर्क डन है। अच्छा, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसकी भी हम रीज़न को आगे जाके ज़रा देख लेंगे। तो उससे पहले हम इस इक्वेशन को अगर खोल के लिखें तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम लिखते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और साथ में हम लिखते हैं कोज ऑफ थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम वहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे हमने लिखा एफ डी कोज ऑफ थीटा। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। थीटा वो एंगल है जिसके ये वाला थीटा एंगल है, फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और किस एंगल के ऊपर हमने फोर्स लगाई है वो, तो उससे हमें वर्क डन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बाहर और एफ कोस थीटा। अच्छा, तो एफ कोस थीटा क्या चीज़ है? इसके लिए आपको थोड़े वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिकॉल करना होगा। हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स का वेक्टर है, अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करें, ये हमारे पास एक वेक्टर है फोर्स का इस डायरेक्शन में, इसको अगर हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हो गया ये और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये, यानी इसके नीचे अगर हम सामने देखें तो ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये वाला जो है फोर्स का ये वाई कंपोनेंट हो गया। इसको हम एफ एक्स कह देते हैं और इसको हम एफ वाई कह देते हैं।
तो एफ वाई जो है वो वर्टिकल और एफ एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल, यानी ये भी एक्स कंपोनेंट ही है, इसके सामने वाला। तो एफ एक्स कंपोनेंट के अलोंग हमारे पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। एफ वाई कंपोनेंट के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, एफ एक्स के अलोंग ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। इसी वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को यहाँ पे कंसीडर किया है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमेशा कॉज ऑफ थीटा होता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो साइन ऑफ थीटा होता है। तो एफ कॉस थीटा का ये मतलब था। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से पीछे जाकर सुन सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एफ कोस थीटा फोर्स का वो वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हमने जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन निकाली वो है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो कांस्टेंट फोर्स करती है वो प्रोडक्ट है किन किन चीज़ों का, मैग्नीट्यूड्स का। किन किन चीज़ों के मैग्नीट्यूड्स का? एक तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दूसरा फोर्स के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी एफ कोस थीटा। तो एफ कोस थीटा और डी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। इस ग्राफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई हैं। तो ग्राफ के अंदर हमने वाई एक्सिस के अलोंग रखा है फोर्स को और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रखा है डिस्टेंस को। तो ये फोर्स का जो वाई एक्सिस है इसके सामने हमने ये लाइन लगाई है, यानी इतनी जो है फोर्स लगी है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के अलोंग ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इतनी फोर्स लगने से। तो इस ग्राफ के नीचे ये जो एरिया है ये हमें बताता है वर्क डन का मैग्नीट्यूड। अच्छा, हमारे पास ये जो ग्राफ है ये एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो जब हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि उसकी आमने सामने वाली साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम उसकी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो इस ग्राफ के अंदर भी अगर हम इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्टिकल के लिए अलोंग जो है वो हमारे पास फोर्स है और हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा एफ़ मल्टीप्लाइड बाय डी। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा बिल्कुल भी। एफ़ और डी का डॉट प्रोडक्ट ही होता है। तो एफ़ क्रॉस डी जब हम करेंगे तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन। और ये हमारे पास वर्क डन का ही तो फार्मूला है। तो जो एरिया आएगा रेक्टेंगल का वो हमें बताएगा वर्क डन, एक बॉडी के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है वो हमें बताता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया। एंड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले मैंने लेक्चर में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है। अगर हम अपने पिछले पेज पर चले जाएं तो यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी अपनी कोई ख़ास डायरेक्शन होती ही नहीं। तो अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो वर्क डन जो है, हमारी जो फोर्स है वो लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, यानी हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है? वो इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। यानी वर्क डन जो है वो असल में इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हम इसको इस डायरेक्शन में करने की कोशिश कर रहे थे। तो वर्क डन की यहाँ से हमें पता चला कि कोई ख़ास डायरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो इसीलिए वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट 2 ये है कि इफ़ थीटा यानी कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, 90 डिग्री से कम मिसाल के तौर पे ज़ीरो, अगर हम देखें ज़ीरो एंगल पे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर लग रहे हैं, इधर ही फोर्स लग रही है और इधर ही जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो लेस देन अगर 90 डिग्री है यानी 0 डिग्री अगर हम कर लें तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो कोज ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। कोज ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा एफ डी सिर्फ और ये ख़त्म हो जाएगा। तो वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा एट 0 डिग्री।
नंबर 3 पे है कि अगर थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी वर्क डन के अंदर जो फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आप इधर कवर करवाना चाह रहे हैं, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि कोस ऑफ 90 डिग्री जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के, और जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी और वर्क डन भी ज़ीरो। इसको फिज़िकली हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस पॉइंट को हम फिज़िकली समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने हाथ में एक पानी की जो है वो बाल्टी उठाई हुई है और आप चल रहे हैं उसको लेके, तो जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो बाल्टी भी जा रही है, लेकिन उस बाल्टी के ऊपर जो लगने वाली फ़ोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी आपके हाथ की तरफ आपने इस तरह से उसको उठाया हुआ है तो आपके हाथ की तरफ उस पर लगने वाली फ़ोर्स की डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो आ गया वो 90 डिग्री का है। तो बाल्टी जो है वो स्टिल है अपनी जगह के ऊपर, वो हिल नहीं रही, तो इस वजह से बाल्टी के ऊपर होने वाला जो वर्क डन है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 90 डिग्री है। तो नंबर 4 पर वो ये कहता है कि अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, यानी कि अगर 180 डिग्री एंगल हम कर लें, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसलिए हम 180 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं और 190 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो अगर हम 180 डिग्री के एंगल के ऊपर देखें तो 180 डिग्री के ऊपर जो कोस है, कोस 180, उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी -1 हो जाती है। तो वर्क डन जो है वो 180 डिग्री के ऊपर माइनस हो जाएगा, यानी नेगेटिव वर्क हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर -1 आएगा, -1 इस मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जो है ये माइनस में चली जाएंगी, तो वर्क डन जो है वो अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट के अंदर हमें वो ये बताता है कि ऐसा यूनिट जो है वर्क डन का वो न्यूटन मीटर है, जो कि हमारे पास इस फॉर्मूले से ही आया है, यानी फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर होता है, और न्यूटन मीटर को हम जो है वो जूल के नाम से भी जानते हैं। तो बस जी यही था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।